Hello everyone, how are you all? Today I will explain chapter 2nd class 12th history. We have discussed about हड़प्पन civilization. Now अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन civilization के बाद कौन सा पीरियड हमारे सामने आता है। हड़प्पन civilization के डिक्लाइन के बाद पीरियड आता है ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ऋग्वेदा जो है हमारा, उसको किसने कंपोज्ड किया। वहाँ पे जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके आसपास जितने भी लिविंग पीपल थे उन्होंने ऋग्वेदा के बारे में लिखा। अब ऋग्वेदा पीरियड में हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है वो बहुत बढ़िया थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि डेक्कन प्लेटू में भी या कर्नाटका में भी वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स है वो हाई लेवल तक चली जाती है। यहाँ पर फिर हमने देखा कि किस तरीके से मेगालिथिस के बारे में भी पढ़ा है, और जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ जो है रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स वगैरह वेपन्स वगैरह भी साथ में दफनाने के हमारे को एविडेंस मिले हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हिस्टोरियंस को किस तरीके से हमारी पुरानी जो हिस्ट्री उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में टाइम लगा, क्या क्या उन्होंने देखा। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, जो टेक्स्ट कोइंस हैं या विजुअल मटेरियल है, उनको उन्होंने रीड किया, स्टडी की, तब जाके उनको पता लगा कि हमारी अर्ली जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से हमारे सामने आती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है एपिग्राफी। एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो ये इंस्क्रिप्शन है, जो ये अभिलेख है, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एमपी में एक इंस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो क्या है ये वाला, देखो ध्यान से। इंस्क्रिप्शन सांची, ये कहाँ पे है? एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे हम। कोई भी हार्ड सरफेस पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है, वो हार्ड सरफेस हमारा आयरन होता है, कोई मेटल हो सकता है, उस पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे किस तरीके से पहली बार प्रिंसेप और पियादसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी प्रिंसेप क्या होता है बेटा? देखो ये एक क्या है, हमारा एक ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका एक ऑफिसर है। फर्स्ट टाइम ये हमारी जो ब्राह्मी है, ख्रोस्टी स्क्रिप्ट है, इनको पढ़ते हैं। इन्होंने पहली बार बताया कि जितने भी हमारे को इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे इंस्क्रिप्शन थे मोस्टली हमारे किसके हैं? अशोका के होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इनमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, जो पियादसी है उसका मतलब होता है प्रेजेंट टू बी होल्ड, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्यारा दिखने वाला, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इस तरीके से इंस्क्रिप्शन में इन राजा के बारे में और बाकी जितने भी जिन्होंने कुछ ना कुछ डोनेशन दिया है, कोई कुछ ना कुछ अचीवमेंट की है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। देखो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आया हुआ है, पर्टिकुलर वर्ड आया, देखो क्या होता है ये। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग एनग्रेव ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज ऑफ और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन देन एंड इंक्लूड एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग। मतलब ये है इंस्क्रिप्शन पे राजा की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा होता है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे साइड में यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास जो है अर्लीस्ट स्टेट्स आते हैं। और अर्लीस्ट स्टेट में सबसे पहले हमारे पास आता है महाजनपदा। किसको आप क्या कह सकते हो? महाजनपद। ये क्या होते थे यहाँ पे हमारे सामने? इसके साथ साथ कुछ अर्ली स्टेट आते हैं, सिटी आते हैं। वहाँ पर हमारे पास देखो ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, आयरन का यूज़ भी बाद में होने लगा है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप लोग देखते हो कि वो आयरन से अननोन थे, आयरन से उनका कोई लेना देना नहीं थे, कॉपर मटेरियल का वो यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे महाजनपदा के काल में यहाँ पे जो नए नए सिटी अराइज होते हैं वहाँ पे किसका यूज हुआ है? आयरन का यूज हुआ है। अब हमारे पास महाजनपद कितने हैं बेटा? 16 महाजनपद के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बताया गया है। वज्जी है, मगधा है, कौशल्या है, कुरु है, पांचाला है, गांधार है, अवंती है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो महाजनपद होते हैं वहाँ पे शासन कौन करता है? किंग जो वहाँ पर शासन करते हैं, उनमें इनको कुछ गणाज और सिंहास के नाम से भी जाना जाता है। तो गण और संघ दो एक पर्टिकुलर टर्म है जहाँ पे सिर्फ किंग रोल नहीं करता है। कौन करता है? ओलिगार्चीज करते हैं। और ओलिगार्ची का मतलब होता है कि कोई भी रूल है जो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पीपल मिलकर उसको करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे भी रखा होगा आगे जो हमारे। हाँ, अब हम देखेंगे कि जो हमारे बुद्धाज हैं, जो जैनिज्म है, और कुछ हमारे खुद के लिटरेचर हैं, उनसे भी हमारे को पता लगता है इसके बारे में। अब आगे देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें ये भी दे रखा है कि जो महाजनपदाज हैं इनकी खुद की अपनी क्या होती है? कैपिटल सिटी होती है। ठीक है, और जो ये कैपिटल सिटी होती है बेटा, ये फोर्टिफाइड होती है, और उसको जो मेंटेन करने की जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है? हमारी आर्मी की होती है। ठीक है, अब लुक एट दिस मैप।
अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। आप ये देख सकते हो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अर्ली स्टेट, स्टार्टिंग में कौन कौन से स्टेट हमारे सामने आते हैं, उनकी कैपिटल क्या है। देखो महाजनपद राज्य बेटा वो 16 है और 16 की खुद की अपनी एक कैपिटल होती है। जैसे आप उज्जैनी को देख सकते हो, ठीक है, एक ही साउथ में हमारा अस्मका, इसको देख सकते हो, अवंती को देख सकते हो, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो पांचाला, कौशल्या, ठीक है, वाराणसी, मगधा, वज्जी, सारे यहीं पर अंग है, चंपा है, ये अकेला इधर देखो तक्षशिला है। इस तरीके से आपने देखा कि नए स्टेट जो हमारे सामने आते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो ब्राह्मणाज हैं, जो ब्राह्मण हैं मतलब पुराने टाइम में, वो क्या लिखते हैं, वो धर्मसूत्र लिखते हैं। ये एक उनका ग्रंथ है बेटा धर्मसूत्र, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि राजा के खुद के क्या काम करता है राजा, ठीक है, और राजा किस किस से जो है टैक्स कलेक्ट करता है। जैसे हम कह सकते हैं कल्टीवेटर से करता है, ट्रेडर से करता है। कल्टीवेटर मीन्स फार्मर, ट्रेडर आपको पता ही है आर्टिसंस ऑफ द क्राफ्टमैन्स होते हैं इनसे। लेकिन क्या वो पेस्ट्रोल्स होते हैं ना बेटा, जो पशु वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, कि क्या उनसे भी वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। आगे देखो माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट अमंगस द 16 मगधा। 16 में से जो फर्स्ट मगध है उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध जो है हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। मगध की जो राजधानी है वो स्टार्टिंग में राजगृह होती है, बाद में इसकी राजधानी को किस में बदल दिया जाता है, पाटलिपुत्र में बदल दिया जाता है। यहाँ पर जो इसका जो मेन अच्छी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। सेकंड, यहाँ पर जो एलिफेंट है उसको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मान लिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिफेंट मिलते थे। और हमारे को बुद्धिस्ट हैं, जैन है, राइटर्स वो भी बताते हैं कि जो ये हमारा मगध है वहाँ पे कुछ राजा होते हैं बहुत ही एम्बिशियस टाइप के किंग हैं। जैसे हम कह सकते हैं भीमसारा है, अजातशत्रु है, महापद्मानंद है, ये सभी इतने हैं और इनके मिनिस्टर इतने अच्छे थे कि इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिससे मगध जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और काफ़ी हद तक ये डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी होती है। फिर बाद में हम इसकी ये जो मगधा है वो ये भी बता रखा है कि कहाँ पर है, इसके चारों तरफ हिली एरिया है और पाटलिपुत्र में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब हमने देख लिया है, अब ये देख लो, यहाँ पे देखो एक दीवार बनी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्ली एम्पायर मतलब स्टार्टिंग में हम कौन से एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। देखो मौर्य जो एम्पायर है हमारे पास, उसके जो फाउंडर है वो कौन है बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब बताया गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो स्टेट है या उसका जो एम्पायर है वो कहाँ तक एक्सटेंड था, कहाँ तक वो फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान तक वो फैला हुआ था। उसके बाद उसके ग्रैंडसन अशोका के बारे में बताया गया है, वो भी काफ़ी मोस्ट फेमस रूलर बताया गया है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। और उसने कॉन्क्यूअर कलिंगा को जीत लिया था, ठीक है। और आज ये कलिंगा प्रेजेंट में कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जिसको उड़ीसा भी कहते हैं। फाइंडिंग अबाउट द मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। हम पहले ही बहुत देख चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से था, कैसे उसके बारे में हमारे को पता लगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अर्थशास्त्र एक बुक है जिसके राइटर कौन है, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है। वहाँ से हमारे को मौर्य एम्पायर के बारे में पता लगता है। दूसरा हमारे पास मेगास्थनीज है, उसकी एक बुक है, कौन सी बुक है, इंडिका, उससे भी हमारे को मौर्य एम्पायर के बारे में पता लगता है। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर है, उससे भी हमारे को इसी के बारे में पता लगता है। अब वो कहते हैं कि अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शन हैं, उनसे भी हमारे को पता लग जाता है। और बाद में अशोक जो है एक धम्म कह सकते हो, इसके बारे में भी प्रचार करते हैं। और उनका ये मानना है कि लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के ट्रेडिशन और रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिंग है, जो एम्पायर है उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे जो वहाँ पे ऑफिसर है वो वर्क करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 मेजर जो है पॉलिटिकल सेंटर है वहाँ पे। फर्स्ट उसका पाटलिपुत्र कैपिटल है, सेकंड हमारा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी के बारे में बताया हुआ है। अब वहाँ पे सब में एक जैसा रूल नहीं हो सकता, कुछ वहाँ कैपिटल के आसपास का एरिया है वो जो रूलर होता है उसके कंट्रोल में होता है, लेकिन बाकी जो एरिया उसके कंट्रोल में नहीं होता। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन एम्पायर, यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से उसके डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसका, उसका एम्पायर का, या उसने इंस्क्रिप्शन जो कहाँ से मिली हुई है। आप देख लो बेटा, यहाँ गिरनार में देखो सोपारा, ठीक है, कलिंगा जो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो तक्षशिला से बार बार क्वेश्चन आता है, कलसी से आता है, ठीक है।
टोपरा से आता है। टोपरा बेटा ये हरियाणा के पहले अम्बाला में थे और अब यमुनानगर में है। और यहाँ से ये फिरोज शाह तुगलक इसको उठाकर कहाँ लेके जाता है, दिल्ली के लाल किले में लेकर जाता है। ठीक है, ये सांची है, ये उज्जैनी है, हमने बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो सारनाथ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये अशोक के इंस्क्रिप्शन है जो हमारे को अलग अलग प्लेसेस से मिलते हैं। उसके बाद नाउ ये थोड़ा सा इसी के बारे में बता रखा है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये अशोक के बारे में ही है। हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है ये हमें पता है। देखो इम्पोर्टेंट कैसी है भी, देखो उस टाइम पे काफ़ी सोर्सेज होते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये इसके पास पैसे की कमी है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आसपास जो हिस्टोरियंस हैं उनको देख पता लगता है कि इंडिया के अंदर भी, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात की हुई है। यहाँ पे देखो 19वीं सेंचुरी में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको यकीन नहीं हुआ कि इंडिया में भी इतना बड़ा एम्पायर हो सकता है। ठीक है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो ये हमारा मौर्यन एम्पायर है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। ये सिर्फ कितना चल पाता है, 150 ईयर्स के आसपास इसका टाइम रहता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यू नेशन किंगशिप के बारे में देखोगे। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से 1 लाइन क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सेप्स के बारे में और सेप्टम्स के बारे में आ जाता है। ये मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो वहाँ पर मर्चेंट्स वगैरह होते थे या जो खुद एक पर्टिकुलर एरिया पर अपने कमांड करते थे वो ये होते थे। ठीक है, इनको सरदार बोल सकते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे डिवाइन किंग, थोड़ा सा देख लो, डिवाइन किंग के बारे में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हमने देखा कि कुछ राजा, देखो बेटा कुछ जो राजा हैं हमारे वो क्या सोचते थे कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे उनका जो रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाए और प्रजा भी उनसे खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटा देखो किसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात की गई है, कुशाणाज के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये कहाँ पर हमारा, कहाँ पर देखो इनका एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, याद रख सकते हो। ये सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यहाँ रहते हैं और हमारे सेंट्रल एशिया में भी रहते हैं। द हिस्ट्री हैज़ बिन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सुअल ट्रेडिशन, इनकी हिस्ट्री को जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहीं से इनके बारे में हमारे को पता लगता है। उसके बाद हम ज़्यादा देवपुत्र ये वही दे रखे हैं कि किस तरीके से जो कुषाण रूलर थे वो अपने आप को क्या मानते थे, हम देवपुत्र हैं। और देवपुत्र का मतलब होता है बेटा सन ऑफ गोल्ड। ठीक है, और ये किससे इंस्पायर थे, वो चाइनीज़ रूलर से इंस्पायर थे और चाइनीज़ रूलर अपने आप को क्या कहते थे, सन ऑफ हेवन। ठीक है, उसके बाद हमारे बेटा कुछ सामंत वगैरह आते हैं, वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि राजा वीक हो जाता है। सामंत के पास जो है लार्ज आर्मी होती है, राजा जो होता है उस पर डिपेंड हो जाता है। धीरे धीरे कुछ ऐसे पावरफुल सामंत भी हमारे सामने आते हैं जो राजा को हराकर उसकी सत्ता को छीन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक प्रशस्ति वर्ड आता है पुराने टाइम में जो गुप्ता एम्पायर आएगा हमारे पास। अब गुप्ता एम्पायर में कुछ प्रशस्ति के बारे में, मतलब वही है, ये हार्ड सरफेस पे लिखा होता है, लाइक इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। ठीक है, वहाँ के जो पोइट थे वो राजा को खुश करने के लिए, राजा की प्रेज़ करने के लिए कुछ प्रशस्तिज लिखते थे। ठीक है, उससे ये पता लग जाता है कि अगर राजा के बारे में कोई, ये सिक्के देख सकते हो कि राजा के बारे में अगर कोई अच्छा लिखता है तो राजा उसको काफ़ी रिवार्ड देते हैं। अब यहाँ पे समुद्रगुप्ता, जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, उसको क्या नाम जानते हैं हम, इलाहाबाद पिलर। किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद पिलर के नाम से जानते हैं। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। और इसके वहाँ पे कौन काम करता था, वो काम करता था हरिसेन। ठीक है, और वो क्या किस लैंग्वेज में लिखता है, संस्कृत में लिखता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है। पूरा पता क्या लिखा हुआ है कि इससे बढ़िया कोई राजा नहीं है, इसको कोई हराने वाला नहीं है, इसका दिल बहुत ही सॉफ्ट है, इसको कोई भी लड़ाई में नहीं जीत सकता लेकिन प्यार से इसको जीत सकता है, ऐसा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर इसकी एक वो भी दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। ठीक है, अब देखो चेंजिंग कंट्री साइड, थोड़ा सा इसमें भी देख लो चेंजिंग कंट्री साइड क्या होता है। पीपल परसेप्शन ऑफ किंग, जो सब्जेक्ट थे वो अपने रूलर के बारे में क्या सोचते हैं, जो साधारण लोग हैं वो अपनी लाइफ, उनके एक्सपीरियंस क्या है, कभी भी किसी भी इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में नहीं लिखा हुआ। देखो ऑर्डिनरी पीपल रियली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, लेकिन जो हमारे बेटा पुराने टाइम में हमारे पास कुछ जातक कथाएँ होती हैं, कुछ पंचतंत्र होते हैं, उनसे हमारे हिस्टोरियन जो है आइडिया लगाते हैं कि वहाँ के राजा से उसकी जो प्रजा है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रजा है, कि वो अच्छा नहीं सोचती थी। क्योंकि देखो हम यहाँ पर एक गनाटेंडू एक
जातक कथा है उससे हमारे को ये पता लगता है कि पुराने टाइम में राजा जो है भेष बदल कर, देखो डिस्गाइज होता है, भेष बदल कर प्रजा के सामने जाता है। प्रजा अपने दिल की बात बताती है, प्रजा बिल्कुल भी खुश नहीं है और प्रजा ये क्या बताती है अपने राजा को कि रोबर्स जो है नाइट में वहाँ पर आते हैं और डे में जो टैक्स कलेक्टर है वो आते हैं। तो इस तरीके से वो खुश नहीं है, इसलिए जो विलेजर है वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी हमारे को ये दिखाती है कि राजा और सब्जेक्ट, किंग और उसका जो सब्जेक्ट है उनमें कैसा रिलेशन है। अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो किंग जो है बेटा कोफर्स का मतलब होता है अपने राज को उसको भरना चाहता था। अब राज को उसको भरेगा तो उसको पैसे कहाँ से आएंगे, वो जो हमारे फार्मर हैं जो पीजेंट्स उन पर टैक्सेस बढ़ाएंगे। अब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो बेटा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपने गांव को छोड़कर इधर जंगल वाले एरिया में शिफ्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब हमारे कुछ फार्मर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो राजा है, जो किंग है, वो बार बार टैक्स बढ़ाते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे को अपनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरीके से बेटा वो कुछ एरिया में वहाँ लोग होता है बेटा हल का प्रयोग करके अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जो गंगा वैली के आसपास का एरिया है वहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं देखो कुछ और तरीके से भी वो अपनी फसल को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि वेल वगैरह से पानी लेके, टैंक वगैरह से लेके, इरिगेशन सिंचाई करके और तरीके से कैनाल्स, नहर वगैरह का प्रयोग करके वो अपने पानी को मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था करके किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। इसमें राजा और उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब मिलकर साथ हैं देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़। जो रूरल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हम देखेंगे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के फार्मर दिखा रखे हैं। देखो एक कहावतें दिखा रखा है, एक ट्रम है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये वेलोर है, या दिमनी है, उजार, ये सारी क्या है, ये जो हमारे कल्टीवेटर है ये सारे एक टाइप ऑफ फार्मर हैं। क्या है बेटा, फार्मर हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि जो लैंड होल्डर्स होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो ज़्यादा अमीर होते थे और वो लोगों पर बहुत ज़्यादा क्या करते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, या कह सकते हैं कि उनकी बात को नहीं मानते थे, अपनी पावर का प्रयोग करते थे। अब देखो कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज हो सकता है, व्हाट इज़ कहापति, इसका मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे, कहापति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्क्स हु शेयर्ड ए कॉमन रेजिडेंस। मतलब उसके घर के आसपास वो घर का एक मालिक होता है, घर के अंदर जितने भी वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, नौकर वगैरह है वो सबका मालिक होता है और कई बार ये मर्चेंट के रूप में भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। मतलब ये है कि वहाँ पे पुराने टाइम में जो ज़मीन है उसको दान में दे दी जाती थी। अब हम देखेंगे कि जो ज़मीन होती है, जो लैंड है, उसको उसको दे दिया जाता था। नॉर्मली बेटा हमारे पास जितनी भी इंस्क्रिप्शन मिली हैं उनसे हमारे को पता लगा है कि जो ज़मीन है वो हम किसको दे देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं। ऐसे हमारे इंस्क्रिप्शन में मिला है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको ज़मीन दान में दी जाती है। इसका रिकॉर्ड लिखा होता है इंस्क्रिप्शन पे ही, कौन किसको ज़मीन दे रहा है, ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड किसके पास है बेटा, वहाँ इंस्क्रिप्शन पर लिखा होता था। अब ये देखो जरूरी नहीं है कौन सी लैंग्वेज में लिखा हो, स्टार्टिंग में संस्कृत में भी था, प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, जो ये हमारी प्रभावती गुप्ता है, डॉटर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकंड। ये किसकी डॉटर है, ये चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर है। इसकी ये मैरिड कहाँ से, इसका विवाह हो जाता है, इनका विवाह हो जाता है एक दूसरे वाकाटक रूलर में ही हो जाता है। ठीक है, वाकाटक वाला हमने कल पढ़ा था ना, मैप में भी हमने आपको शो किया था। अब ये जो अकेली वो महिला है जो वाकाटक में इसकी मैरिज हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके नाम ज़मीन होती है। ठीक है, और ये वहाँ पर लैंड ग्रांट कर देती है, मतलब भूमि दान कर देती है। प्रभावती अकेली वो महिला है, ऐसा कोई और एग्जाम्पल हमारे को इंडियन हिस्ट्री में नहीं मिलता। तो आपको याद रखना है प्रभावती गुप्ता कौन है, कौन से रूलर से बिलोंग करती थी, मैरिज इसकी कहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जो हमारी इंस्क्रिप्शन है ये हमारे को बताती हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो नॉर्मली टैक्स पे नहीं करते थे और उनको जो ज़मीन मिलती थी उस ज़मीन पर से वो टैक्स लेते थे। ठीक है, वो ज़मीन से टैक्स लेते थे। ठीक है बेटा, और अब सामंत के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे, अब देखो ये अगर हार किसको कहते थे, अगर हार उनको कहते थे, एंड अगर हारा वॉज लैंड ग्रांटेड टू ए ब्राह्मण, ऐसी ज़मीन जो किसको दे दी जाती थी, जो किसानों को नहीं, जो ब्राह्मण को दे दी जाती थी, उस ज़मीन को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रभावती गुप्ता के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। ओके, सामंत के बारे में बताया गया है। टाउन एंड ट्रेड्स के बारे में देख लो, धीरे धीरे हमारे सामने न्यू
टाउन्स आते हैं, न्यू सिटीज़ आती हैं, और उनमें नॉर्मली बेटा वो कौन सी सिटी होती हैं, वो जो कैपिटल्स हैं, महाजनपद जो हमारे 16 हैं, इनकी कोई ना कोई कैपिटल है, वो हमारे सामने न्यू सिटी के रूप में अराइज होती हैं। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ये जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पर है, हमारे पास जो उज्जैनी है ये कहाँ पर है, पुहार है ये कहाँ पर है। ये अलग अलग एरिया में बेटा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता था वहाँ पर ये सिचुएटेड होती थी। अब ये कहेंगे रिवराइन पे कौन है, हमारा पाटलिपुत्र है। उज्जैनी कहाँ पर है, लैंड रोड पे है, और ये पुहार है ये कोस्टल एरिया में है, ठीक है। और मथुरा से ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, मथुरा कहाँ पर है, जहाँ पर कमर्शियल, कल्चरल, पॉलिटिकल और बसलिंग मतलब काफ़ी एक्टिविटी जहाँ पर होती रहती थी वो जगह थी मथुरा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, अब हम अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर उनके बारे में अच्छे तरीके से नॉर्मली यही बताया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो फोर्टिफाइड उसमें सिटीज़ में रहते थे, और इन सिटीज़ को के बारे में एक्सक्यूएशन का मतलब होता है खुदाई करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी वहाँ पर कुछ न कुछ पीपल रहते हैं। देखो जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हमारे को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे ना, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल मिले हैं, वेपन मिले हैं, वेसल सब कुछ मिला है, और 21 मेटल से बने हुए इसके बारे में बताया गया है। ओके नेक्स्ट, अब देखो सम इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। ये इंपॉर्टेंट किंगडम टाउन बार बार पूरे चैप्टर में आप लोगों को मैप को लर्न करना है। अब देखो कितनी बार बताए हैं, तक्षशिला के बारे में बताया है, कुशाना डेंसिटी है यहाँ पे, सकाज के बारे में बताया है, ठीक है। देखो ये वाले आगे प्रभावती थी ना, वो वाकाटक के बारे में हमने बात किया था। देखो मथुरा के बारे में हमने बात किया था, वैशाली पाटलिपुत्र के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। ये धान्य कटक के बारे में बात किया था। 3 जो छोटे छोटे थे ना वे चोलाज थे, चेर थे, पांडे थे, इनके बारे में। और देखो पुहार के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। इस तरीके से सोपारा के बारे में बात किया था, ये शिशुपालगढ़ के बारे में बात किया। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि छोटी छोटी साइट जो है आज के दिन कौन से स्टेट में हैं। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। एक 1 लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे वो है कौन किसको कितना गिफ्ट देता था उसके बारे में जो लिखा होता था। अब आगे आ जाओ, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड ब्यूटी। आपको ये देखो पुराने टाइम में जो है ट्रेड वो इंडिया से बाहर एशिया और एशिया यूरोप कुछ ऐसे हमारे कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ये रूट में हर जगह पर फैला हुआ था, इसकी कोई एक पर्टिकुलर साइट नहीं है। अब देखो कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। फर्स्ट टाइम हमारे पास पंच मार्क कॉइन्स जो है हमारे पास इशू किए जाते हैं, वो कौन से मेटल से बने होते हैं, वो सिल्वर और कॉपर से बने होते हैं। इस तरीके से हमने देखा जो फर्स्ट टाइम पे हमारे पास जो कॉइन आता है नेम और इमेज का, वो आते हैं इंडो ग्रीक वाले, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे हमारे पास जो गोल्ड कॉइन्स होता है वो इशू करते हैं फर्स्ट सेंचुरी में कुशानाज, ठीक है। अब आगे देखेंगे, याद रखने हैं सिक्के वाले, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब ये देख लो एक बार थोड़ा सा, न्यूमिस्टिक क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी को क्या कहेंगे, न्यूमिस्टिक से कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो कॉइन्स जो है उस टाइम पे कुछ गुप्ताज में भी देखो बेटा, गुप्त के काल में भी ये कॉइन्स का प्रयोग हुआ है। वहाँ पर युद्धों के बारे में बताया गया है, जो पंजाब और हरियाणा में कहीं ना कहीं कुछ एरिया में पर्टिकुलर में वो वहाँ पर रहते थे। अब इन्होंने किस तरीके के जो कॉइन्स वो किए थे, इशू किए थे, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन से किए थे इन्होंने बेटा, कॉपर कॉइन्स से किए थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमारे को पता लगा है कि जो हमारे गोल्ड कॉइन्स है वो धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, ख़त्म होने लगे थे। हो सकता है कि जो उस टाइम पे रोमन के साथ उनका व्यापार था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और इस वजह से हमारे जो गोल्ड कॉइन्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। देखो यहाँ पर वो रोमन एम्पायर के साथ था, और जो जो कम्युनिटीज़ उससे जुड़ी हुई थी उनको जो बेनिफिट था वो उनके बाद अब क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब आप यहाँ पे कुछ कॉइन्स को देखोगे, देखो गुप्ता कॉइन्स में इन पर कुछ ना कुछ इमेज लिखी होती है। और अब देखो कई बार बच्चे ही पूछ लेते हैं कि मैडम ये पंच मार्क्ड कॉइन क्या होते हैं। कोई भी देखो कुछ भी हमारे पास प्लेन मेटल है उसके ऊपर अगर हमने कुछ भी ऐसे स्टम्प करके कुछ भी लिख दिया, देखो कुछ ना कुछ इस पर लिखा हुआ है ना, ये देखो एक बार देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये कुछ भी इन सब पे देखो लिखा हुआ है ना, ये युद्ध वाला है, ये वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन। ओके नेक्स्ट, अब ये देखो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ये दिखाई दे रहा है। अब ये अशोका के हैं, अब ये देखो अशोका के जो ब्राह्मी वाला है ये, और ये हमारी देवनागरी है। अब देखो कहीं कहीं मैच करते हैं। अब आप ये देख सकते हो ये वर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमारा मैच कर रहा है। ओके, अब हम देखेंगे किस प्रकार से बैक टू बेसिक, मतलब हमारी जो इंस्क्रिप्शन थी उसको फर्स्ट टाइम डेसिफर्ड रीड किया गया। तो हम कह सकते हैं डेसिफरिंग ब्राह्मी को सबसे पहले किसने रीड किया था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको किसने किया था,
1838 में, फिर दोबारा से आ जाएगा हमारे 1838 में जो प्रिंसिप है उसने पहली बार इनको पढ़ा था। ठीक है, सेम ऐसा ही खरोष्टी को भी उन्होंने ही पढ़ा था। ठीक है, उसके हम बात देखेंगे कि जो हमारी हिस्टोरियन एविडेंस है इंस्क्रिप्शन के बारे में, यहाँ से वही है, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक का खुद नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? देवनाम पीए लिखा हुआ है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है अशोक के, देवनाम पीए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि बी लवर्ड ऑफ द गॉड्स, भगवान का प्यारा। कहीं पर उसका नाम पियादसी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, मतलब अच्छे सुंदर दिखने वाला। कुछ ऐसे हैं जिन पे नाम नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन पे नाम है, लेकिन जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं जो एपिग्राफिस्ट, उन्होंने लगाया कि इनका जो कंटेंट है, जो स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, वो सब कुछ सेम है। तो हमें लगता है कि किसी एक ही सिंगल रूलर के ये हो सकते हैं। इस तरीके से अशोक भी क्लेम करता है कि पुराने टाइम में जो अर्ली रूलर थे उनके पास रिपोर्ट लेने की कोई अरेंजमेंट नहीं था। वो कहता है कि मैं अकेला ऐसा किंग रहा हूँ कि जो मैंने अपनी प्रजा को ये बोल रखा है, वो किसी भी टाइम मेरे पास आके अपने प्रॉब्लम बता सकती है। चाहे मैं आराम कर रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरे पास में आ सकती है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे को कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखो दोबारा से ये कॉइन आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरियंस जो है हमारे सामने जो इंस्क्रिप्शन जो होती हैं इनकी भी लिमिटेशन होती हैं। अब देखो बेटा, जो हमारी इंस्क्रिप्शन होती हैं ये किसी न किसी हार्ड सरफेस पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन जो लेटर्स जो हैं इसके, जो भी वर्ड्स इस पे लिखे हुए हैं, वो धीरे धीरे, ध्यान से देखो बेटा, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो फेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेंट मतलब वो धुंधले हो जाते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। और कुछ सालों तक जो इंस्क्रिप्शन में वो डैमेज्ड भी हो जाते हैं, कुछ लेटर उसमें मिसिंग भी हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे सामने कुछ लिमिटेशन है कि हम इनको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ सकते, और अगर हमने कुछ गलत पढ़ लिया तो हो सकता है जो इस पर लिखा हो उसका हम अपोजिट मान लें। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो हमारे को कितनी मिली है बेटा, 1000 इंस्क्रिप्शन के आसपास मिली हैं। सभी को डेसिफर नहीं किया गया, पब्लिश नहीं किया गया और ना ही ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और अब आगे देखो, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि जितनी भी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं वो आज के दिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ देखो जो डेली वर्क में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें हैं उसमें वो नहीं लिखी हुई। देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं लिखा हुआ, जो नॉर्मली इंसान होता है उसके दुख और इन्जॉय के बारे में नहीं लिखा हुआ, और जितने भी हमारे को इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमारे को जेक्सटापोज होता है डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव के साथ हमने उनका कंपैरिजन किया है ताकि हमें पता लग सके कि जो ये लिखे हुए हैं क्या ये सही हैं। इस तरीके से बेटा मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर समझाया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ हो, अच्छे से आ गया हो। अब ये देखो ये क्या है, ये देखो बेटा द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका। यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से लिखा हुआ था। अब ये कई सालों तक अगर एक ही जगह पर रहेगी, इस पर बारिश होगी, धूल मिट्टी लगेगी, तो जो इस पर कुछ भी लिखा हुआ है, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ ना, ये हो सकता है हमारे को ना समझ में आए, लेकिन जेम्स ब्रिस्टल ने इसको पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू विल बी, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके।